क्लास 12th के नेक्स्ट लेक्चर में आपका वेलकम है। हम लोग अभी तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़े थे और आपको जो चीज़ें पढ़ाई गई थी, जो बातें बताई गई थी, उसमें आपको बताया गया था कि अगर कोई पॉइंट चार्ज रेस्ट में है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पर या डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब बातें आपको बताई गई थी। लेकिन अब जो आपका टॉपिक है उसमें अगर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मान लीजिए किसी इंसुलेटर के ऊपर, ठीक, तो या किसी मेटल के ऊपर अगर कोई चार्ज है तो वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। मान लीजिए हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वो किस तरह है, वो हमारे बॉडी के शेप के कारण, तीन तरह के बॉडी के शेप हम लोग कंसीडर करेंगे। तीन तरह के बॉडी के शेप के कारण ये ऐसा हो सकता है। एक है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये हमारे पास एक ऐसे प्लेट है जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज या पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। यहाँ पर देखिए पॉइंट चार्ज नहीं है, हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वो एक्सटेंड कर गया। यहाँ पर देखिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसको हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। एक लेंथ में है सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब ये सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है। ये कोई हॉलो स्फीयर है, इसके सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक, इसकी रेडियस r है। और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब पूरे वॉल्यूम में, जैसे पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसकी रेडियस मान लीजिए क्या है, r। तो इन तीनों केस को हम डिस्कस कर रहे हैं और हम आपको ये बता रहे हैं कि इसके पहले जो आपने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था उसमें चार्ज एक पॉइंट पर था, यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक। तो अगर कोई चार्ज यहाँ पर है तो उसके कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा चार्ज एक्सटेंड किया हुआ है। यहाँ पर देखिए इसके पूरे लेंथ में एक्सपैंड किया हुआ है, इसके पूरे बॉडी पर एक्सपैंड किया हुआ है, पूरे बॉडी पर फैला हुआ है। यहाँ पर सरफेस पर, बॉडी के सरफेस पर है, और यहाँ पर थ्रू आउट बॉडी है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, लीनियर चार्ज डेंसिटी को, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी को, तो मान लीजिए इस पर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट आपने किया है, Q, इस पर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है, Q, और इस पर भी चार्ज मान लीजिए कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है, Q। तो यहाँ पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू होगी वो Q/L होगी। क्या होगी, Q/L। मतलब आप कहेंगे कि हमारी ये जो L है ये हमारा इसकी लेंथ है, तो L लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर सिग्मा या सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा को क्या कहेंगे, Q/A, मतलब पर्टिकुलर जो इसका एरिया होगा, सरफेस एरिया, उस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं Q/4πr², ठीक। तो ये सरफेस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसके बारे में बात करेंगे। और सिग्मा की रो की बात जब आएगी तो ये हो जाएगा Q/V, मतलब Q/4/3πr³, ये वॉल्यूम है। तो चूंकि ये पूरे वॉल्यूम में हमारा Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। डिफाइन लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज, क्या होगा, चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया।
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अब देखिए इसकी यूनिट की हम बात करें तो यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट कूलॉम पर मीटर, वेरी गुड। इसकी यूनिट कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर यूनिट की बात करेंगे तो क्या होगा, कूलॉम पर मीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की हम लोगों ने बात की। तो यहाँ पर अब हमको क्या करना है कि ये जो हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इन पर हम लोगों ने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कराया है। तो इन पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण अब हम लोगों को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बाय द यूज ऑफ गॉस थ्योरम, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा इसके पढ़ने के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। क्या है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। वीडियो ध्यान से देखिए, आई होप कि आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में। गॉस थ्योरम तो आपको क्या क्या पढ़ना है, फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है जो आपको वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long wire, due to infinitely long charged wire। अगर अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चार्ज वायर में जो वायर चार्ज है वो रेस्ट में ही रहेगा, चार्ज यहाँ पर मूव नहीं कर रहा है। दूसरा केस भी यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट, क्या पढ़ेंगे आप, थिन शीट, लेकिन ये भी चार्ज शीट रहेगी, ड्यू टू चार्ज थिन शीट। तीसरा केस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फेयर। आपके कोर्स में हॉलो स्फेयर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सब गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन है, और भी कई चीज़ें हैं जो हम इनके बीच में इंटरमीडिएट चीज़ें हैं जो हम इन सबको पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जल्दी से हम लोग इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। तो देखिए हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, जिस पर हमने यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये यूनिफॉर्मली लॉन्ग वायर है। तो हमको क्या करना है, किसी पर्टिकुलर, जैसे यहाँ से आर डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है P, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हमारा फार्मूला ये है, या हमारा कॉन्सेप्ट ये है, या हमारा क्वेश्चन ये है कि हमको क्या करना है, ये यूनिफॉर्मली लॉन्ग एक वायर है जिस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी एक कोई एल लेंथ, चूँकि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो इसकी कोई एल लेंथ कंसीडर करेंगे, और उस एल लेंथ को जो हमने कंसीडर किया है उसका हम लोग एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ये आर पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। आप कहेंगे कि सिलेंड्रिकल ही क्यों मानते हैं, हम कोई भी शेप मान सकते हैं, लेकिन जो इजी गोइंग में हमसे आंसर निकल जाए, आसानी से आंसर निकल जाए, तो हम उसी को कंसीडर करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये चूँकि पॉजिटिव चार्ज है तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, अबे। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अबे होगी, इन चार्ज के कारण दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अबे। और यहाँ पर अगर इस पर्टिकुलर पर देखा जाए तो एरिया वेक्टर इधर ये होगा, इस पर्टिकुलर पर देखा जाए तो एरिया वेक्टर इधर ये होगा। और अगर इस पॉइंट P के पास आसपास देखा जाए तो यहाँ पर हम एक स्मॉल एरिया ले लेते हैं, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर DA इधर होगा।
ये हमारा पॉइंट P है। और यहाँ पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा। तो हमको ये देखना है कि इस यूनिफॉर्मली लॉन्ग इनफाइनाइटली थिन वायर है जिसके कारण r डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये चूंकि लेंथ L है, इस पर पूरे पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। क्या स्टेटमेंट बोल सकते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा और एट अ डिस्टेंस r, रेडियस का वी कंसीडर अ रेडियस r। क्या कंसीडर किया हमने, एक गॉसियन सरफेस बनाया इसके चारों तरफ और लेंथ L का बनाया है। तो हमको इस लेंथ L के कारण यहाँ पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो हमने एक सरफेस, हमने दो सरफेस और हमने ये तीन सरफेस कंसीडर किए हैं। इन तीनों सरफेस, ये तीसरा सरफेस ये कर्व सरफेस है, जिस कर्व सरफेस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालना है। तो सरफेस 1 पर हम बात करते हैं, सरफेस 1 पर। तो सरफेस 1 पर देखिए, यहाँ पर भी देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, और हमारा एरिया वेक्टर इधर है। तो अगर फ्लक्स की बात करें फाई ई फॉर सरफेस 1, तो हमारा हो जाएगा ई डी या ई ए कॉस 90, तो ये हो जाएगा 0। और अगर हम सरफेस 2 की बात करें तो फाई ई 2 क्या हो जाएगा हमारा, ई ए कॉस 90। आपको फार्मूला याद ही होगा फ्लक्स का, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो हम थीटा की वैल्यू रख रहे हैं। तो मतलब हमारा कहने का मतलब है कि सरफेस 1 और सरफेस 2 के कारण जो फ्लक्स लिंक होगा वो क्या होगा, 0। अब सरफेस 3 की बात करते हैं, फॉर सरफेस 3, तो डी फाई ई 2 इज इक्वल टू, या आप पहले लिखिए फाई ई 2 इज इक्वल टू डी फाई ई 2, तो हो जाएगा ई डी ए कॉस 0, ठीक। तो ये हो जाएगा, ई बाहर आएगा, डी ए कॉस 0 हमारा 1 होता है, आपको पता है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे ई, और डी ए की वैल्यू 2 पाई आर एल। ध्यान दीजिएगा, सिलेंड्रिकल सरफेस, इसका एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो यहाँ से हम 2 पाई आर एल निकाल सकते हैं। ये फ्लक्स लिंक हो गया। तो टोटल फ्लक्स लिंक कितना हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा फाई ई 1 प्लस फाई ई 2 प्लस फाई ई 3। तो यहाँ से टोटल फ्लक्स हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक। तो यहाँ से फ्लक्स हम लिख सकते हैं कहाँ से, पढ़ा होगा गॉस लॉ से, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू यहाँ रख दें, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। अब यहाँ से हम ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ई की वैल्यू आ जाएगी 1/2 पाई, 1/2 पाई, देखिए आर क्यू अपान एल, अच्छा एप्सिलॉन नॉट भी है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r। तो यहाँ पर हम Q बाई एल, अभी हमने लिखा है Q बाई एल किसके इक्वल है, लेमडा के। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा, सॉरी Q बाई एल को हमने लेमडा से रिप्लेस करना है, तो ये लेमडा बाई आर हो जाएगा। और 1/2 पाई एप्सिलॉन लेमडा बाई आर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको अगर थोड़ा सा इजी बनाना चाहते हैं, जैसे हमने प्रीवियस फार्मूले रिकॉल किए हैं, याद किए हैं, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाई आर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया कि अगर कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, उस पर चार्ज स्टैटिक स्टेट में है, मूव नहीं कर रहा है, तो उसके कारण r डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी, जिसका फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाई आर। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, ठीक।
आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए, जो बातें पढ़ाई गई हैं उनको देखिए। हम लोग न्यूमेरिकल एक साथ लगाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।